तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों को जो हमने इंट्रोडक्टरी एक सेशन पढ़ाया था, उस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम गॉसेस थ्योरम को क्यों पढ़ेंगे और गॉसेस थ्योरम में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनको आज हम जानेंगे। और गॉसेस थ्योरम हम क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे का जो रीज़न है वो आप पीछे चैप्टर में, पीछे के वीडियो में समझ के आए हैं। उसमें फंडामेंटली ये समझाया गया है कि जहाँ पर हम जनरल रूल्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहाँ पर हम गॉसेस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और ऐसी कई जगहें हमको मिलेंगी, कई ऐसे डेरिवेशंस पढ़ने को मिलेंगे जहाँ गॉस थ्योरम का उपयोग करके हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पहली बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे घनकोण। घनकोण जानना चाहिए आपको, इसे क्यूबिक एंगल कहा जाता है। क्या है क्यूबिक एंगल? क्यूबिक एंगल का मतलब हो गया, जैसे आप दो तरह के एंगल पढ़ते हैं जब आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। एक एंगल पढ़ते हैं समतलीय कोण, समतलीय कोण, और समतलीय कोण का आप यूनिट कहते हैं रेडियन, SI यूनिट। और दूसरा आप पढ़ते हैं घन कोण और उसका आप यूनिट पढ़ते हैं स्टेरेडियन। समतलीय कोण मोस्टली जब हम 2 डायमेंशन में होते हैं तो समतलीय कोण मापते हैं, लेकिन जब कोई पूरा एक सरफेस, पूरी एक पृष्ठ किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है तो फिर वहाँ पर हम घन कोण की व्याख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बॉल ले लिया है या आपने कटोरा ले लिया है और उस पूरे कटोरे ने बाहर कहीं, उसकी पूरी परिधि के हिस्से ने, इस तरह से आपने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल के इस हिस्से ने अगर कहीं कोई एंगल बनाया है तो फिर उस एंगल को हम क्यूबिक एंगल कहेंगे। इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी ओमेगा या डेल्टा ओमेगा का मतलब है कि हमने पूरे सरफेस को नहीं लिया है, थोड़ा सा सरफेस लिया है, तो हमने डी ओमेगा या डेल्टा ओमेगा का यूज कर लिया है। ठीक है, तो घन कोण की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मोस्टली हम उसमें गोले का प्रयोग करते हैं, उसमें हम गोले का उपयोग करते हैं। एक मिनट रुकना बच्चों, उसमें हम गोले का उपयोग करते हैं क्योंकि गोला 3 डायमेंशन है। और जब हम कभी समतलीय कोण की व्याख्या करते हैं तो हम उसके लिए सर्किल लेते हैं। सर्किल क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। और गोला हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो गोले का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि गोले के किसी एक भाग द्वारा, गोले के किसी एक भाग द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, हमने जो इस समय बोर्ड पे बना रखा है वो वास्तव में वृत्त है। बोर्ड पे गोला बनाना संभव नहीं है, इसकी भी जानकारी आपको है। अब मान लीजिए इसका कोई छोटा सा हिस्सा यहाँ वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा, क्योंकि गोला तो पूरा हमने ठोस माना है तो उसको कहीं से भी काटो तो टुकड़ा ही निकलेगा। आप इसको बहुत प्रैक्टिकली समझिए, जैसे हम इस चाक को कहीं से भी काटें तो टुकड़ा निकलेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। अब इस हिस्से ने यहाँ पर जो एंगल बनाया होगा उस एंगल को हम कहेंगे डेल्टा ओमेगा। छोटा सा है ये घनकोण और मान लीजिए इस सरफेस की रेडियस स्मॉल r है तो इसको कैलकुलेट किया जाता है डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ डेल्टा ए क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि इस पूरे गोले में से आपने छोटा सा हिस्सा लिया है, इसलिए ये डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर आया हुआ है।
इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, यहाँ 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 हर जगह पूरे गोले में। तो अगर सभी टुकड़ों को इसी तरह से डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा A1 अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा A2 अपॉन आर स्क्वायर और सबको हम ऐड कर दें तो पूरे गोले का हमें सरफेस एरिया, पूरे गोले का हमें क्यूबिक एंगल मिल जाएगा। यानी अगर हम इसका ओमेगा निकालना चाहें तो हम इसका ओमेगा कह देंगे सिग्मा ऑल डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। यानी इस तरह के जितने छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं सभी टुकड़ों को जोड़ लिया जाए तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। विल कैलकुलेट द ओमेगा इन दिस कंडीशन, राइट। अब देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स में इसी जगह पर हम लोग डेल्टा की जगह पे डी का यूज करने लगे हैं और हम लोग अब इसको यूज करते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। देखिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए, डेल्टा डी और ये डेल्टा, ये तीनों ही किसी अल्पांश को प्रदर्शित करते हैं, किसी छोटे से पार्ट को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन डेल्टा जो है वो थोड़ा सा थिकनेस को प्रदर्शित करता है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा को, और ये उससे सूक्ष्म मात्रा को प्रदर्शित करता है। और ये स्पेशली तब यूज किया जाता है जब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं और उसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। अभी आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कराएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जैसे हम आंशिक अवकलन के नाम से जानते हैं, जो शायद 11th-12th क्लास में नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन 11th-12th में नहीं है, शायद पहले नहीं होता था, अब भले हो। तो इस तरह से ये तीनों बातें संकेत वहीं करती हैं, लेकिन सबके यूज करने का अपना अलग अलग रीजन है। कभी डेल्टा यूज करते हैं, कभी स्मॉल डी यूज करते हैं और कभी डेबर इसको आगे कहा जाता है, लेकिन इसको भी डेल्टा ही आप कहिए। इनको हम यूज करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई, गोले के किसी एक भाग द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। गोले के किसी, आप मेरे साथ मेरी वॉइस के साथ सेकेंड टाइम अगर बोलेंगे अपने घर में तो आपको याद होता रहेगा, गोले के किसी एक भाग द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। अब थोड़ा सा इसको हम आगे समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसे पढ़ लिया, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर हम पूरा डेल्टा निकालना चाहें, जितना पूरे गोले में संभव हो सकता है, तो हमें इस तरह के बहुत सारे एरिया को जोड़ना पड़ेगा। रेडियस सबके लिए सेम होगी। तो अगर हम बहुत सारे एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं गोले का टोटल सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई स्टेरेडियन। यानी गोले के केंद्र पर अंतरित अधिकतम क्यूबिक एंगल कितना हो सकता है, 4 पाई स्टेरेडियन। इसी को अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल ओमेगा निकालें तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन भी आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल होगा और आंसर आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो आप इसको याद रखिएगा और इसको करना सीखिएगा। अब थोड़ा और समझते हैं हम आगे। मान लीजिए ये कोई पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट ओ, और इससे ये सीधी रेखा है उसके रेडियस को डिनोट कर रही है, और गोले का एक ये हिस्सा हमने ले लिया। हो सकता है कोई तिरछा हिस्सा कहीं रास्ते में हमने ले लिया हो जो रेडियस की सीध में ना हो, जो हमारी प्रॉपर डायरेक्शन में जो रेडियस है उसकी सीध में ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये डिस्टेंस हमारी आर है, और ये डायरेक्शन मान लीजिए हम एन कैप दिखा देते हैं। एन कैप से सीधा मतलब है कि एन का जो फाइनल रिज़ल्ट है एन कैप का वो 1 है, मतलब इसमें संख्यात्मक परिवर्तन कोई नहीं होगा। किसी से आप गुणा कर दीजिए,
कोई अपना प्रभाव एन कैप नहीं डालेगा। इस दशा में एन कैप सिर्फ दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब आइए, इस इतने से सरफेस का अगर हम एरिया देखना चाहें तो एरिया अभिलंबवत होता है, मतलब यहाँ कहीं होगा, यहाँ। तो इस स्थिति में इसने इस ओरिजिन ओ के साथ में एरिया ने कुछ एंगल बना दिया है, थीटा, ठीक। और ये आपको ध्यान रखना है कि एरिया का सिर्फ वही कंपोनेंट घन कोण को परिभाषित करेगा जो कंपोनेंट एन कैप की दिशा में होगा। अगर वो कंपोनेंट एन कैप की दिशा में नहीं है तो दैट एरिया विल नॉट गिव द वैल्यू ऑफ क्यूबिक एंगल, वो क्यूबिक एंगल की वैल्यू वो एरिया नहीं देगा। तो ओमेगा निकालने के लिए या डेल्टा ओमेगा निकालने के लिए या डी ओमेगा निकालने के लिए आपको डी ए पूरा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इस समय डी ए आर की दिशा में नहीं है, तो हमें डी ए के उस कंपोनेंट को सोचना पड़ेगा जो कंपोनेंट आर की दिशा में है। तो बेटा ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, ऐसी दशा में हम इस डी ए का कंपोनेंट करेंगे। तो ये कंपोनेंट होगा हमारा डी ए कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर होगा डी ए साइन थीटा, राइट। अब हमें ये देख लेना है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एन कैप की दिशा में है, वो है डी ए कॉस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये उस समय है जिस समय हम यहाँ लिख सकते हैं हेडिंग में, किसी तिरछे भाग द्वारा, किसी तिरछे भाग द्वारा अंतरित घन कोण, किसी तिरछे भाग द्वारा अंतरित घन कोण डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको और डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, डी ओमेगा इक्वल टू एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा हम आपको पीछे पढ़ा के आए हैं। और एन कैप चूँकि ऑलरेडी जो एन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो एन है उसके ऊपर कैप लगा है, और कैप लगा है मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म बाई आर स्क्वायर। व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम एयर, हम ये देख रहे हैं कि एन डॉट डी ए का डॉट प्रोडक्ट किया गया है, और ये डॉट प्रोडक्ट करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, चूँकि एन कैप की वैल्यू 1 होगी, लेकिन इसने वेक्टर फॉर्म लिखने की आज़ादी हमें दे दी है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी तिरछे भाग के कारण घन कोण को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 2 बातें हमें सीखने में आई, घन कोण को कैसे डिफाइन करते हैं, और गोले के केंद्र पर अंतरित अधिकतम घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है, राइट। अब आइए थोड़ा और समझिए, जैसे हमसे कहा गया कि डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए 1 स्टेरेडियन क्या है। सोचिए ज़रा, 1 स्टेरेडियन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई 1 स्टेरेडियन। तो बेटा अगर हम इस वैल्यू को 1 करना चाहते हैं तो हमें इसको और इसको आपस में बराबर करना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू 1 होगी। तो बता देंगे इफ़ डी ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन देन डी ए बराबर आर स्क्वायर। सोचिए डी ए क्या है, गोले के किसी छोटे से अवयव का क्षेत्रफल। आर स्क्वायर क्या है, गोले की त्रिज्या का वर्ग, यानी गोले के उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, ऐसे घन कोण को हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। फिर समझ लेते हैं, गोले के उस भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, गोले के उस भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस तरह से केंद्र पर मान लीजिए ये भाग है और इसका जो एरिया है वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। गोले के उस भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है उसे हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक, आइए चलें आगे। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, अगली बात आएगी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स, आप अगली हेडिंग बना सकते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो भी घर में कोई समरसिबल है या कहीं से पानी निकास की व्यवस्था है, किसी पाइप से पानी निकल रहा है, आपने देखा होगा। आप देखते हैं कि ये पाइप है और इस पाइप से यूँ पानी जा रहा है, इस तरह से पानी निकल रहा है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो आपके पाइप है, मान लीजिए आपने एक ऐसा पाइप ले रखा है, एक छल्ला ले रखा है, जो छल्ला आपके हाथ में है। अगर आप पाइप के मुंह पर सीधे लगा देंगे तो पानी बराबर उससे निकलेगा, बराबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। लेकिन अगर अपने छल्ले को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो क्या छल्ले से उतना ही पानी निकलेगा जितना पहले निकल रहा था? भाई मेरा मानना है कि पहले यूँ है और उसके आगे हमने अपना छल्ला लगा दिया यूँ, तो पानी बराबर निकलेगा। लेकिन अगर हम तिरछा कर दें तो इस छल्ले से निकलने वाला पानी कम होता जाएगा, होता जाएगा कि नहीं? आप ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप अपने छल्ले को यूँ सेट कर रहे हो। इस छल्ले का ज़रा एरिया देखिए, एरिया कहाँ है? इधर अभिलंबवत बाहर की ओर। और ये फ्लक्स रेखाएं कहाँ हैं? या जो पानी निकल रहा है सारी वो कहाँ है? वो भी अभिलंबवत उधर ही जा रहा है। मतलब पानी के बहने की दिशा में एरिया है। और एरिया पानी के बहने की दिशा में कब हो सकता है? एरिया पानी के बहने की दिशा में तब हो सकता है जब वो इसके लंबवत रखा हो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एरिया पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत होता है। तो अगर एरिया इसकी दिशा में है, इस V की दिशा में, तो मतलब इसका जो पृष्ठ होगा वो इससे 90 डिग्री पे होगा, तभी तो एरिया उधर जाएगा। और जैसे जैसे इस छल्ले को हम मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, मतलब इस V और A के बीच का एंगल धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा, 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 ऐसा होता जाएगा। ऐसा होने का मतलब पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है पानी, और छल्ला ऐसे रख दिया। अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो अब छल्ले से किसी भी तरह का पानी निकलने वाला नहीं है। मोस्टली उस दिन पिछली क्लास में, कल की क्लास में हम आपको समझा रहे थे कि कभी कभी ऐसा होगा कि वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ रखा है, उसके बावजूद भी उससे फ्लक्स नहीं गुजरेगा, उसके बावजूद भी उससे क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी। तो आप ज़रा पानी के केस में यह चीज़ करके देखिए कि अब बताइए, अब देखिए पानी इधर जा रहा है, छल्ला पानी के जो छल्ले की अक्ष है वो पानी के बहाव की दिशा में है, मतलब अब इसका एरिया कहाँ हो गया? इधर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या इससे पानी गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर छल्ले का जो क्षेत्रफल है वो पानी के बहाव से 90 डिग्री पर है तो कोई पानी नहीं निकलने वाला है। अर्थात कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचिए जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 90 डिग्री होने पर वैल्यू 0 हो जाए, और वो है कॉस। देखो कैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो है कॉस। कॉस 90 हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, राइट? मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि पानी का बहाव ये हमें लेना पड़ेगा और ये डी लेना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दें तो कोई एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो पानी के बहाव की मात्रा को बताएगी। बताएगी कि नहीं बताएगी? वी डी ए कॉस थीटा, अगर थीटा 0 है अर्थात ये दशा है तो सबसे ज़्यादा पानी जाएगा। अगर थीटा 90 है तो
पानी की धारा में रहने के बावजूद भी इस छल्ले से कोई पानी नहीं गुजरेगा। बाकी पानी जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस छल्ले के अंदर से पानी नहीं गुजरेगा। क्या गुजर जाएगा? नहीं गुजरेगा मेरे बच्चे। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो जो कुछ भी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो एक्चुअली द्रव के बहाव का फ्लक्स है, बहाव का फ्लक्स। क्या बात आपको समझ में आ पाई? ठीक यही घटना हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज करते हैं। अगर कोई भी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखा हो कि पृष्ठ का एरिया और वैद्युत क्षेत्र के मध्य 90 डिग्री का एंगल ना बने, तो उससे पक्का फ्लक्स निकलेगा। लेकिन कहीं अगर ऐसी घटना हो गई, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने एक सरफेस ले लिया, ये एरिया ऐसे है, और ये इसमें लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है ना। हालांकि लाइन को ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, अभी मैं उस पर भी आऊँगा बाद में। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा इसका एरिया होगा। अब आप ही बताइए, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन गया, इसका मतलब इससे कोई भी फ्लक्स रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि इस एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन नहीं गुजर रही है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ये डस्टर ले लिया है, और इस चॉक के माध्यम से और पेन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये डस्टर एक सरफेस है, और ये जो चॉक, ये पेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, और डस्टर भी यूं ही रखा हुआ है। तो डस्टर का जो एरिया होगा, फ्लक्स निकालने के लिए हमें एरिया की ज़रूरत है, हम डस्टर की ज़रूरत नहीं है। डस्टर के एरिया की दिशा क्या है? तो मैं डस्टर पर यूं लंब खींचूंगा। अब मैंने देखा कि एरिया इस पेन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यद्यपि डस्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है, पेन की नोक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में डस्टर रखा हुआ है, लेकिन बात डस्टर की हमें करनी ही नहीं है, हमें बात डस्टर के एरिया की करनी है। तो एरिया डस्टर पर लंब डाल के बाहर की ओर मिलेगा, अभिलंब डाल के। तो जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के मध्य 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा आपकी किताबों में लिखी है। थोड़ा सा इस परिभाषा पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी मूलतः ये निकल के आ रहा है कि संख्या को आप फ्लक्स कह रहे हैं। ज़रा डिस्कस करिएगा, संख्या को आप फ्लक्स कह रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे फ्लक्स का मात्रक होता है। तो आप संख्या को फ्लक्स कैसे बोल सकते हैं? संख्या की तो कोई यूनिट नहीं होगी। अगर इस परिभाषा को हम तर्कसंगत समझें तो संख्या की तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो फिर संख्या को फ्लक्स से आपने कैसे जोड़ दिया? इसका मतलब ये है कि अभी इसमें कुछ लोचा हो रहा है, अभी इसमें कुछ जो है हमें और लोच है, कोई और समझनी पड़ेगी बात। एक्चुअली संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है फ्लक्स, ना कि फ्लक्स संख्याओं के बराबर होता है, क्योंकि संख्या अलग टर्म है और फ्लक्स अलग टर्म है। या तो फिर आप ये कह दीजिए कि फ्लक्स की कोई यूनिट नहीं है, ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा, तो फिर ये परिभाषा कैसे पढ़ रहे हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को
हो सकता है आपकी किताबों में लिखा हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत उपस्थित, तो ये अलग बात है। लंबवत हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर फ्लक्स गुजरेगा तो ठीक है, नहीं रेखाएं गुजरेंगी तो ठीक है, नहीं गुजरेंगी तो जीरो, हम क्या करें उसमें। लेकिन क्या परिभाषा सही हो रही है? थोड़ा सा विचार करके देखिए। आप कहते हो एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, या एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, संख्या को फ्लक्स कहते हैं, संख्या को फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा में आ रहा है। आप बताइए क्या संख्या को फ्लक्स कह देना चाहिए? इसकी मूल भावना को समझिए। एक्चुअली संख्या जो होती है वो संख्या फ्लक्स के संख्यात्मक मान के बराबर होती है, फ्लक्स के संख्यात्मक मान के बराबर होती है, ये इसका मतलब है। संख्या फ्लक्स के संख्यात्मक मान के बराबर होती है, ये इसका मतलब है। बात समझ में आ रही है? अब आइए फ्लक्स की, हालांकि वो परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन परिभाषा के तत्व में क्या है वो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। अब आइए दूसरी चीज़, वैद्युत फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करें? हम बहुत सीधी सी बात जानते हैं कि अभी हम वहाँ पे पानी का प्रवाह ले रहे थे और एरिया का डॉट प्रोडक्ट करवा रहे थे, तो इससे ये पता चला था कि जो द्रव का फ्लक्स है वो आ गया। यहाँ पे प्रवाह की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा और ये एरिया वेक्टर इस तरह से काम करेगा और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया है, इसलिए डेफिनेटली ये स्केलर क्वांटिटी होगी। मतलब कौन? ये फ्लक्स। फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है, आप ऐसे ही समझ गए। फ्लक्स की कोई दिशा नहीं होती और इसका जो संख्यात्मक मान है वो गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश के अदिश गुणन को, के डॉट गुणन को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश के डॉट प्रोडक्ट को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर तथा, अगर आपने पूरा एरिया लिया है तो पूरा फ्लक्स आएगा, थोड़ा सा एरिया लिया है तो थोड़ा सा फ्लक्स आएगा, तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश के अदिश गुणन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, राइट। अब चूंकि एरिया थोड़ा सा है इसलिए पूरा फ्लक्स तो आ नहीं सकता, इसलिए इसमें भी डॉट लगा दे, इसमें भी डी लगा देंगे। तो हमारे पास परिभाषा बन के आती है डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई, चाहे पहले लिख लो चाहे डी ए लिख लो, डॉट वेक्टर डी ए। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर आप चाहें तो फाई के पास इस तरह का छोटा सा ई बना सकते हैं, क्योंकि अभी जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी, वहाँ पर भी फाई ही डिनोट किया जाएगा। तो ऐसी दशा में वहाँ पर हम फाई बी कह देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, फाई ई कह देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आप फाई ई की जगह पर केवल फाई यूज कर लें तो भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आपने देखा कि डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हमने प्रयुक्त कर लिया है। अब अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और अगर हम इसी को डेल्टा में यूज करते हैं तो सभी टर्म्स को हमें जोड़ना पड़ जाता। तो अगर हम उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालें पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स तो आ जाएगा फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, एरिया नीचे लगा देते हैं, इसे कहा जाता है सरफेस इंटीग्रल। आपने देखा होगा कि हमने फिजिक्स में एल लिया है, इस तरह से हमने ए लिया है और इस तरह से हमने वी लिया है। हालांकि वी में यहाँ पे ये कर दिया जाता है गॉसेस थ्योरम में, वहाँ पीछे नहीं किया गया है। ये है लाइन इंटीग्रल, ये है सरफेस इंटीग्रल और ये है वॉल्यूम इंटीग्रल। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग लिमिट्स का यूज़ नहीं कर सकते, 0 to L टाइप की कंडीशन नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, यह बात भी हमने आपको पीछे बता दी है। आप जिसको भी ना आती हो तो वो आप कुलाम्स लॉ बाय दिलीप यादव सर डाल करके पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा। इस तरह से टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ गई? अगर पूरा एरिया हम इसका ए मान लेते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये कब के लिए सही है? ये तब के लिए मेरे भाई सही है जब जिस पृष्ठ को आप ले रहे हैं उसमें आयतन की चर्चा ना हो, उससे वॉल्यूम संबद्ध ना हो। अगर उससे वॉल्यूम संबद्ध है, जैसे मान लीजिए आपने कोई गोला ले लिया है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कटोरा ले लिया है, जैसे आपने कोई गेंद ले ली है, जैसे आपने हवा से भरा हुआ गुब्बारा ले लिया है, तो फिर ऐसी दशा में यहाँ पर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। उसे हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं। इस अंदर ये जो गोला बना है इसका मतलब ही है कि इसमें आयतन की चर्चा है। आयतन में आवेश है कि नहीं है ये मतलब नहीं है। अगर उस आकृति से आयतन संबंधित है तो हम वहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन की चर्चा करेंगे, या जो सरफेस कंप्लीटली क्लोज है वहाँ पर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन की चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो यदि पृष्ठ से आयतन संबद्ध है, अगर इसी को हम देखें, यदि पृष्ठ से आयतन संबद्ध है तब गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तब हम इसको यूज करेंगे फाई ई इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। वॉल्यूम इंटीग्रेशन यूज करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वॉल्यूम लिया जाएगा। वॉल्यूम इंटीग्रेशन यूज करने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो सरफेस जो है वो क्लोज है, वो आयतन उससे रिलेटेड है, आयतन उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम वहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं फ्लक्स की यूनिट की। तो भाई फ्लक्स की यूनिट भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। मैं इस बात को गलत नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि टेक्स्ट बुक में जब हम पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक वेबर नहीं मिलता। वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वेबर नहीं होती। समझ रहे हैं आप? तो आप उचित होगा कि इसे निकाल लें। तो इसका होगा न्यूटन पर कूलाम और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसकी एक यूनिट और होती है बोल्ट पर मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एक यूनिट और बन जाएगी बोल्ट इंटू मीटर। ये दोनों ही यूनिट फ्लक्स की हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और वोल्ट इंटू मीटर। डायमेंशनल फार्मूला आप इस यूनिट से निकाल लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम से mLT - 2
और मीटर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, ml क्यूब t-2, और ये आपका 80 है, ऊपर आएगा t-3 बनाएगा, a-1 बनाएगा। ठीक है, तो ये बन जाना चाहिए ml स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, ml की पावर 4 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, तो l स्क्वायर होगा, ठीक है ml क्यूब, और t-2 एक पावर और आएगी t-3 और a-1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फोर्स की mlt-2 हो गई, 2 पावर और है तो l क्यूब हो गया, t-2 नीचे वाला t एक और ऊपर आएगा, t-3 बनाएगा और a-1 बना देगा। ये हो गई बात वैद्युत फ्लक्स की। अब वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव कहाँ हो सकता है? जीरो तो हमने समझ लिया है, कहाँ जीरो हो सकता है? तो जीरो की दशा बहुत आसान थी। हमने कहा कि अगर भाई ये वाला थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और थीटा के लिए बार बार मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि थीटा पृष्ठ का कोण नहीं है, ई और ए के बीच का कोण है। जैसे आप देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये एक सरफेस है और ये वैद्युत क्षेत्र है। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र लिया गया है और इस वैद्युत क्षेत्र में ये वाला एंगल थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये एंगल A है। ये सरफेस है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल फ्लक्स फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप कहेंगे सर फाई बराबर EA cos थीटा होता है, इसका एरिया मान लो A है, मान लीजिए इसका जो एरिया वेक्टर है मॉड दिया है वो A है, तो EA और एंगल cos थीटा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि इस समय ये जो थीटा दिया हुआ है वो इस सरफेस और E के बीच का एंगल है। हमें सरफेस और E के बीच का एंगल नहीं चाहिए, हमें सरफेस के एरिया और E के बीच का एंगल चाहिए। तो अगर हमें वो एंगल निकालना है तो हमें इस सरफेस पर पहले अभिलंब खींचना पड़ेगा बाहर की ओर, एंड दैट एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। सो दिस फ्लक्स विल बी EA sin थीटा। दिस फ्लक्स विल बी EA sin थीटा। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका, और जो माइन्यूट बात है वहाँ पे, वो माइन्यूट बात ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बता आज ही देते हैं। अगर ये कोई सरफेस है, पहली चीज़ तो सरफेस में कभी इस तरह से लाइन नहीं गुजार सकते, यही गलत है। सरफेस के अंदर कैविटी में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं गुजारेंगे। आप इस तरह से लाइन एंट्री कर रही है, यहाँ एंट्री कर रही है। ये बताया जाता है कि जब फ्लक्स रेखाएं प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स निगेटिव होता है, और जब फ्लक्स रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ऐसा कैसे हो जाता है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।